विजयनगरा, उसमें आउटर वॉल हमने डिस्कस की एंड आफ्टर आउटर वॉल वी स्टार्टेड टू डिस्कस अबाउट इनर वॉल। ठीक है, नाउ आई थिंक यस्टरडे लास्ट पॉइंट वाज इनर वॉल, कि भाई इनर वॉल्स क्या थी। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इनका ये था कि भाई खेती बाड़ी की जमीनें भी जो थी वो उन्हीं इनर वॉल्स के अंदर कैप्टिवेटेड थी। रेफरेंसेस ले लेते हैं। As per Abdul Razak, cultivated fields, gardens and houses between the first, second and third walls respectively। ध्यान से सुनिएगा। अब आप कहोगे इनर वॉल्स कितनी थी सर? एक थी, दो थी, तीन थी। भाई आउटर वॉल सिंगल थी। आउटर वॉल के अंदर जितनी दीवारें थी वो सब इनर वॉल्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब्दुल रजाक के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, देन थर्ड वॉल। अब वो कह रहे थे देखिए फर्स्ट वॉल और आउटर वॉल के बीच में क्या था, फर्स्ट वॉल और सेकंड वॉल के बीच में क्या था, देन आफ्टर दैट सेकंड और थर्ड वॉल के बीच में क्या था। तो फर्स्ट वॉल और आउटर वॉल के बीच में क्या था, कल्टीवेटेड फील्ड्स थी, यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स थी। फिर फर्स्ट वॉल और सेकंड इनर वॉल के बीच में क्या था, गार्डन्स थे, बगीचे। फिर सेकंड और थर्ड वॉल के बीच क्या था, हाउसेज, जहां पे लोग रहते थे, रेसिडेंशियल एरिया। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा स्फेरिकल फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म जो भी उनका होगा अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जगह जगह पर शेप्स ले रखे थे। ये तो अब्दुल रज्जाक का कन्विक्शन था। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर फिलोसोफर, दैट इज पेइस, P-A-E-S। दैट वाज पेइस। पेइस के अकॉर्डिंग क्या था, अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द एंट्रेंस ऑफ द सिटी फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट। ध्यान से सुनिएगा, पेइस साहब कह रहे हैं कि व्हेन द सिटी यूज्ड टू स्टार्ट, उसका जो एंट्रेंस गेट हुआ करता था, उस एंट्रेंस गेट से उस सिटी का जो पहला सर्किट था, पहला सर्किट मतलब पहला आप कह सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी गार्डन्स हो, चाहे उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि एग्रीकल्चरल फील्ड पहले थे या गार्डन्स पहले थे, हाउसेस पहले थे। ही जस्ट ओनली सेड दैट जहां से सिटी स्टार्ट होता था उसके एंट्रेंस गेट से उसका पहला वर्किंग सर्किट जो था काफी दूर था, काफी बड़े डिस्टेंस पे था। यानी कि आप कह सकते हैं कि आउटर वॉल और फर्स्ट इनर वॉल के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस था, तब जाकर कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाइड होता होगा थ्रू कल्टीवेटेड फील्ड्स और थ्रू गार्डन्स और थ्रू हाउसेस। उनका कहने का मतलब ये था कि आउटर वॉल और इनर वॉल के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस था, बहुत डिफरेंस था। और आउटर वॉल और एंट्रेंस गेट के बीच में भी डिफरेंस था, यानी कि आउटर वॉल के थोड़ा सा आगे या आउटर वॉल के इन बिटवीन एम्बीडेड था क्या, एंट्रेंस गेट। और उसी एंट्रेंस गेट से और इनर वॉल, फर्स्ट इनर वॉल के बीच में देयर वाज अ वेरी 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 ग्रेट डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, द अबव ट्रैक वाज सर्विस्ड बाय द कैनाल सिस्टम ड्राइंग वाटर फ्रॉम द तुंगाभद्रा। दूसरी बात वो कहते हैं, फेस में सिंपल, फेस फिल्ड विद फील्ड्स लाइज अलोंग विद गार्डन वाटर कंटेंट। उन्होंने ज्यादा इधर उधर का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने पर बता दिया ये चीज थी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई कैसी सिमेट्री क्या थी। लाइक आई थिंक ऊपर अब्दुल रज्जाक बोल रहे थे फर्स्ट इनर वॉल और आउटर वॉल के बीच में ये, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में ये, सेकंड एंड थर्ड के बीच में ये। बट फेस साहब ने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द एंट्रेंस गेट, बिटवीन द एंट्रेंस गेट ऑफ द सिटी फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट। फर्स्ट सर्किट को मैं फर्स्ट वॉल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। सेकंड, द स्पेस फिल्ड विद फील्ड्स फॉर सोइंग राइस अलोंग विद मैनी गार्डन्स एंड गुड कंटेंट। साथ में इनका कहना था कि ऑल द स्पेस ऑफ ऑल द इनर वॉल्स वाज फिल्ड विद व्हाट, फर्स्ट एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स या एग्रीकल्चरल फील्ड्स। और एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी ऐसी जिनमें ज्यादातर चावल बोए जाते थे, ठीक है। सेकंड, उनके अलावा एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अलावा बाकी इनर वॉल्स में और दूसरे स्पेसेस में क्या था, गार्डन एंड विद गुड वाटर कंटेंट। यानी कि तीनों, agricultural tracts for sowing rice, second gardens and third spaces were filled with good water content। पानी के लिए भी स्पेसेस वहां पर काफी जगह जगह पर अवेलेबल थे जहां पानी स्टोर्ड रहता था। और वो पानी जो आता था वो कहाँ से आता था, वो पानी आता था डाबक ट्रेवो। अब नाउ यू कैन आस्क मी, सर एग्रीकल्चरल फील्ड्स देन गार्डन्स देन गुड वाटर कंटेंट, वो गुड वाटर कंटेंट, व्हाई द वाटर कंटेंट वाज बीइंग फिल्ड विद, मतलब फिल्ड विद अ गुड सफिशिएंसी विद इन द रेंज ऑफ द वॉल्स ऑफ विजयनगरा सिटी। तो मैं इसका आंसर दूंगा, भाई आपको खेती करनी है, आपको गार्डन्स भी हैं, तो दोनों को ही पानी देने की जरूरत है, इसलिए पानी अच्छी अवेलेबिलिटी में वहां स्टोर करके रखा जाता था। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वो जो पानी अंदर स्टोर किया जाता था वो पानी आता कहाँ से था। तो पढ़ लेते हैं, द अबव ट्रैक वाज सर्विस्ड बाय द कैनाल सिस्टम ड्राइंग वाटर फ्रॉम द तुंगभद्रा। एक्चुअली जो भी ऊपर के एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स और ऊपर के जो भी गार्डन्स है उनको जो पानी मिल रहा है, दैट वाटर विच इज स्टोर्ड इन गुड कंटेंट विद इन द सिटी, दैट वाज यूज्ड टू कम थ्रू अ कैनाल सिस्टम, अंडरस्टूड, एंड दैट कैनाल सिस्टम वाज कनेक्टेड टू द सिटी फ्रॉम द रिवर तुंगाभद्रा। यानी कि तुंगाभद्रा से एक नहर निकल रही थी, वो नहर जाकर शहर के अंदर तक जा रही थी, और शहर के एंट्रेंस सिटी के गेट से शुरू होकर शहर के अंदर के सेंट्रल कोर तक वो जाती थी। इसीलिए इसी तुंगाभद्रा नदी का पानी जो उस कैनाल सिस्टम के थ्रू
ट्रांसफर होता था इनटू द सिटी उसी पानी की मदद से विद इन द इनर वॉल्स या विद इन द सिटी कह सकते हैं हम, विद इन द वॉल्स ऑफ द सिटी एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स और गार्डन्स को पानी मिलता था। Now the question arises, why agricultural tracts were incorporated within the fortified area? एक सवाल है, बहुत ये सवाल बहुत कॉमन है और आई थिंक बोर्ड्स में भी काफी बार रिपीट हो चुका है। दैट सर हमें ये बताइए दैट व्हाई एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया, मतलब कि किले के अंदर खेती बाड़ी की जमीनों को क्यों रखा गया, सिंपल बात, या क्यों जोड़ कर रखा गया। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट, इन मिडिवल टाइम्स वही जिस टाइम में ये एम्पायर की बारी है, नियर बाय मिडिवल टाइम्स आफ्टर 9th-10th सेंचुरी स्टार्ट हो जाता है। तो मिडिवल टाइम्स नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूलर्स वाज टू बी प्री प्रिपेयर्ड mode for any siege if countered by the kingdom so as to last for many months to even years with sufficient food grains stored availability ready। अगर आपने अवध की स्टोरी पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले उनके जो मतलब फादर इन लॉ थे जिनको उन्होंने आई थिंक मर्डर कर दिया था, ही वाज आई थिंक जलालुद्दीन खिलजी। ही वेंट टू चित्तौड़गढ़ टू एक्वायर दैट एम्पायर ऑफ चित्तौड़गढ़ विद फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। वो महीनों बाहर पड़े रहते, क्यों पड़े रहते, बिकॉज सब कुछ फोर्ट के अंदर ही था। अंडरस्टूड। तो आप इससे रेफरेंस समझेंगे, अलाउद्दीन खिलजी भी जब गए थे तब भी ऐसी था। तो नाउ यू वुड लाइक टू आस्क सर हमें रीजन बताइए। वो इसलिए कि मिडिवल टाइम्स के अंदर जो रूलर्स होते थे वो फोर्टिफिकेशन पर बहुत ज्यादा प्रेशर रखते थे। वाई? बिकॉज उनका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव होता था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कभी हो सकता है कि किसी दूसरे एम्पायर का रूलर हमें सीज की कंडीशन में ले आए। सीज मतलब कि दूसरा कोई किंगडम या दूसरे किंगडम का कोई रूलर हमें अपने कब्जे में लेने के लिए हम पर एक अटैक कर दे या हम पर कोई इन्वेजन फॉर्म में किसी तरह का एक्शन ले ले। तो हमारे पास विद इन द किंगडम इतना सब कुछ कई महीनों के लिए होना चाहिए या इवन कई सालों के लिए होना चाहिए कि हमें बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। अब आप कहोगे वो चीजें क्या होनी चाहिए विद इन द किंगडम? सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि फूड ग्रेन्स अच्छे अमाउंट में स्टोर्ड होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग, ग्रेनरी शुड बी फिल्ड, यानी कि जो अनाज के गोदाम है वो भरे हुए होने चाहिए, जिससे कल को कोई एम्पायर अगर हम पर अटैक करने की सोचे तो हम अपने किले का अगर रास्ता बंद कर दें, यानी कि अगर हम अपने सिटी का एंट्री गेट बंद कर दें तो सब कुछ अंदर ही अवेलेबल होगा। खेती भी अंदर हो जाएगी, गार्डन्स भी अंदर होंगे, पानी तुंगाभद्रा से आ ही रहा है वो पानी हम मतलब ये रूलर्स इस तरीके से फैसिलिटेट अपने आप को करके रखते थे कि बाहर से हम पर कोई अटैक करे तो हमें उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। फॉर नेक्स्ट मेनी मंथ्स, फॉर नेक्स्ट मेनी ईयर्स, इफ इट वी आर इन नीड, तो वी शुड बी मतलब वी शुड बी कैपेबल एनफ टू डील विद द सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन द फोर्ट। वी शुड बी सफिशिएंट एनफ, we should be completely, we should be forthcoming enough to deal with any problem related to food grains storage or any problem related to water storage। यानी कि हमारी ग्रेनरीज के अंदर फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी फुल होनी चाहिए और पानी की अवेलेबिलिटी भी फुल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, द रूलर्स ऑफ विजयनगरा इन्वेस्टेड मोस्ट ऑन दिस पार्ट, और इसीलिए विजयनगर के रूलर्स भी जो टाइम टू टाइम आए उन्होंने भी इस पार्ट पर ज्यादा इन्वेस्ट किया कि ऑल द एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, ऑल द गार्डन्स, ऑल द रेसिडेंशियल होम्स and relating to all other forms of architecture should be within the city itself, should be within the fort of the city itself, should be within the outer wall and inner walls। यानी कि should be within the inner walls, not outer walls, should be within the inner walls starting from the entrance gate that was used to be embedded in the outer wall। The second line of fortification, ये तो पहली लाइन थी। second line of fortification क्या थी? round the inner core of the urban complex। अब ये देखिए, ये पहली लाइन जो थी फोर्टिफिकेशन में, इसमें सब कुछ आ जाता था। इसमें खेती बाड़ी की जमीनें आ जाती थी, इसमें गार्डन्स आ जाते थे, इसमें गोदाम आ जाते थे, इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नॉर्मल रेसिडेंशियल होम्स भी आ जाते थे। सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन उसके बाद शुरू होती थी, सेकंड इनर वॉल। तो सेकंड लाइन जो फोर्टिफिकेशन थी उसमें आप कह सकते हैं इनर कोर था, उसको हम अर्बन कॉम्प्लेक्स भी कहते थे। वो क्या था वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन के अंडर, या आप कह सकते हैं विद इन द सेकेंड लाइन ऑफ फोर्ट, कौन सा एरिया आता था? दैट एरिया यूज्ड टू बी टर्म्ड एज अर्बन कॉम्प्लेक्स। इन अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स वी यूज्ड टू कॉल दैट एरिया एज इनर कोर। इनर कोर यानी कि न्यूक्लियस देखोगे ना आप तब पता चलेगा आपको, अंदर जो आप कह सकते हैं ना कि एक आपने एक स्फीयर लिया, फिर उसके अंदर एक न्यूक्लियस बनाया, फिर न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस होता है छोटा वाला वो सेंटर कहलाता है। तो लाइक दैट ये इस तरीके की 3 लेयर्स बनेंगी। तो सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वाज यूज्ड टू बी टर्म्ड एज इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स।
Third line of fortification surrounded by the royal center containing huge set of buildings, each set surrounded by its own. और थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन जो रॉयल सेंटर हुआ करता था, आप समझ जाएंगे इस तरीके से आई थिंक फोर्ट्स डिवाइडेड थे. सेकंड, थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वाज सराउंडेड बाय द रॉयल सेंटर. ये थर्ड लाइन है और पूरा एरिया वो रॉयल सेंटर को गिफ्टेड होता था, जिसके अंदर कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी और ऊंची ऊंची दीवारें होती थी और हर बिल्डिंग अपनी खुद की दीवारों से ही कवर्ड अप होती थी. अब आप समझ सकते हैं कि वो शाही घराना था, वो शाही घराने का एरिया था. उसके बाद आप कह सकते हैं एलाइट्स का एरिया स्टार्ट होता था. उसके बाद आप कह सकते हैं मॉडरेट एंड नॉर्मल एरिया था विद ऑल एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स एंड fields and water facilitations and gardens along with the normal residential homes of the people who used to live in the Vijayanagar Empire. इस तरीके से 3 लाइन थी fortification की. So I think for today it is completely enough. Kindly come onto the screen, please. All the students are requested to come onto the screen.